कल प्रबल अम्ल पूरा समाप्त हो गया था ना। प्रबल अम्ल में एग्जाम्पल लिख पाए थे? एग्जाम्पल कुछ लिखवाए ना, 2-3 एग्जाम्पल। ठीक है, तब लिखो हेडिंग दुर्बल अम्ल, वीक एसिड। हो गया। अब दुर्बल अम्ल क्या होगा? प्रबल अम्ल वाले में कल हमने क्या समझा था? जो जल में जाने के बाद पूर्णतया आयनित या वियोजित हो जाते हैं। पूर्णतया आयनित या वियोजित होने का अर्थ क्या है? ऊपर पूर्णतया आयनित या वियोजित होने का अर्थ क्या है? हाँ, इसमें टूटेगा, इसमें टूटेगा, अणु टूटेगा। अणु में टूटेगा कि आयन में टूटेगा? आयन में टूटेगा ना। अणु होता है, आयन में टूट जाता है, और जितने अणु लेते हैं सारे के सारे अपने आयन के रूप में टूट जाते हैं। ये हमारा नियम है। ठीक है, ये प्रबल अम्ल का था। अब दुर्बल अम्ल में क्या देखना है कि अगर मान के चलो हम 100 लेंगे तो कहीं उसमें से 5 या 10 मैक्सिमम टूटता है। 5 या 10, ये ध्यान देना, बैठ जाओ। ये दुर्बल का नियम है। तो पूर्णतया वियोजित नहीं होता है, इनका वियोजन बहुत कम होता है, या हम कहें तो अल्प मात्रा में होता है। अल्प मात्रा का मतलब बहुत कम। 100 है तो 100 में 5-10 का कोई अनुपात ही नहीं दिखेगा। कभी कभी तो क्या होता है, 1 ही 2 होते हैं। ठीक है, ये ध्यान देना। तो लिखेंगे इसमें हम दुर्बल अम्ल वे अम्ल होते हैं। दुर्बल अम्ल वे अम्ल होते हैं, या लिख सकते हो ऐसे अम्ल, चलो यही लिख लो। दुर्बल अम्ल वे अम्ल होते हैं दुर्बल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो जल में अल्प मात्रा में वियोजित होते हैं। जो जल में अल्प मात्रा में वियोजित होते हैं। दुर्बल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो जल में अल्प मात्रा में वियोजित होते हैं, मतलब बहुत कम। जो जल में अल्प मात्रा में वियोजित होते हैं। हो गया, ये चीज को ध्यान में रखो। आगे लिखो, सामान्यतया सामान्यतया कार्बनिक अम्ल, सामान्यतया कार्बनिक अम्ल, दुर्बल अम्ल की परिभाषा बोल रहे हैं। सामान्यतया कार्बनिक अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं। कार्बनिक एसिड हो गया, कार्बनिक अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं। जैसे जैसे HCN, HCN, जैसे HCN
एन रहेगा, कैपिटल एन, कैपिटल एच, कैपिटल सी, कैपिटल एन, कॉमा CH3COOH, CH3COOH हो गया ना। और कोई? साइट्रिक अम्ल और टार्ट्रिक का तो फॉर्मूला देखना पड़ेगा, तब बताएंगे। इसका SNO3 फॉर्मूला, इतना छोटा फॉर्मूला नहीं होता उसका। SNO3 को अम्ल होगा। अम्ल होने के लिए H+ आयन का होना अति आवश्यक है, ठीक है ना। अगर HNO3 बोलती है तो वो नाइट्रिक अम्ल है। नाइट्रिक लिख ली थी क्या कल उसको, वो नाइट्रिक अम्ल था जो प्रबल अम्ल वाले में एग्जाम्पल बोले ना, HNO3 नाइट्रिक अम्ल था, यन, ध्यान देना। अब देखो CH3COOH, हाँ एक ये चींटी में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल, HCOOH, HCOOH, इसका नाम है हाइड्रोसायनिक अम्ल, इसका नाम है एसीटिक अम्ल, इसका नाम है फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। तो जैसे में लिख लो HCN, CH3COOH, उसके बाद HCOOH, हो गया ना। इसका नाम होगा हाइड्रोसायनिक अम्ल, या साधारण नाम बोले तो हाइड्रोजन साइनाइड बोल सकते हैं इसको, लेकिन एसिड के रूप में लिखना है तो हाइड्रोसायनिक अम्ल इसको बोलते हैं, हाइड्रोसायनिक, हो गया। लास्ट वाला फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, और बीच वाला तो जानते ही हो एसिटिक अम्ल। ये फॉर्मिक अम्ल जो होता है लाल चींटी में पाया जाता है। देखे होगे तुम, लाल चींटी जब काटती है तो हमें जलन महसूस होती है। जो लाल वाली जो छोटी चींटी नहीं घूमती गर्मी के मौसम में, उनको गर्मी के मौसम में ज्यादा क्यों परेशान करती है? ठंडी के मौसम में नहीं दिखती है। जो लाल वाली छोटी छोटी चींटी होती है वो गर्मी के मौसम में ज्यादा दिखती है। क्यों दिखती है? क्योंकि उनके अंदर यही फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, और जब गर्मी के मौसम में ज्यादा तापमान बढ़ जाता है तो अम्ल में जलन ज्यादा हो जाती है, ठीक है। इसीलिए उनको जलन महसूस होती है तो वो हमेशा ठंडे स्थान पे जाना चाहती है, ठीक है। और जबकि ये जो फॉर्मिक अम्ल है इसका जो हिमांक है, हिमांक 5 से 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, कंफर्म नहीं है, 5 से 8 के बीच में होता है। तो ठंडी के मौसम में हम जानते हैं साधारणतया तापमान 2 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री सेल्सियस चला आता है, तो इनके शरीर के अंदर का अम्ल जम जाता है, जिससे ये कोई प्रक्रिया नहीं कर पाती है, तो सुप्तावस्था में चली जाती है या मर जाती है। इसीलिए ठंडी के मौसम में लाल चींटी हमें नहीं दिखती है, गर्मी के मौसम में लाल चींटी दिखती है, और जब काटती है तो हमें जलन महसूस होती है, क्योंकि काटते वक्त वो हमारे शरीर में कौन सा अम्ल छोड़ती है? फॉर्मिक अम्ल छोड़ती है, HCOOH। जब अम्ल हमारे शरीर पे पड़ेगा तो हमारे शरीर पे जलन महसूस होगी, क्योंकि वो हमारे शरीर से पानी बाहर निकालता है। ये ध्यान देना, कोई भी अम्ल जो होता है वो पानी से क्रिया करना चाहता है हमेशा। तेजाब तुम्हारे शरीर पे जब पड़ता है तो शरीर में फफोले क्यों पड़ जाते हैं? क्योंकि वो अचानक हमारे शरीर के अंदर के पानी को वाष्प बना के निकालता है, ठीक है। और जब वाष्प बना के निकालता है तो हमारे अंदर की सेल्स और ये जो बाहर की मरी हुई सेल्स अर्थात त्वचा है, इनके बीच एक गैप बन जाता है, क्योंकि गैस भर जाएगी तो गैप बन जाएगा ना। उसके बाद से फूट जाता है, वो पानी निकल गया वाष्प बन के, उसको अम्ल ने क्रिया कर लिया, वो तो लेकिन छोड़ दिया, उसको छाला पड़ा रह गया। वही कहते हैं छाला पड़ जाता है, चेहरा जल जाता है, ठीक है। तो कुछ करता नहीं, हमारे शरीर का पानी निकाल लेता है। इसीलिए कहते हैं कि अम्ल से त्वचा जल जाएगा, तुरंत पानी की बहुत सारी मात्रा से धुलना चाहिए। अरे जब तक धुलने जाओगे तब तक वो अपना काम कर चुका होगा, क्योंकि प्रबल अम्ल है ना। अभी ये दुर्बल अम्ल है, इसलिए हमें ज्यादा जलन महसूस नहीं होती है, थोड़ा बहुत खुजली होती है, ठीक है। कुछ देर में पसीना हो जाता है, वो भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि पसीने से पानी मिल गया ना उसको। तो ये ध्यान दिया रहना, तो ये दुर्बल है, इसलिए ज्यादा प्रभावकारी नहीं होता है। अब लिखेंगे आगे हम लोग, कहां तक लिखे? उदाहरण हो गया ना। तो नीचे लिखेंगे एक सिंगल इंडिकेट पॉइंट,
वियोजन का अर्थ है, अल्प वियोजन बोले ना इनका, तो अल्प वियोजन का अर्थ है अल्प वियोजन का अर्थ है कि यदि पदार्थ के 100 अणु लिए जाते हैं, 100 अणु लिए जाते हैं, तो इनकी बहुत कम मात्रा जैसे 5 या 10 अणु, जैसे 5 या 10 अणु ही वियोजित होते हैं, हो गया। अब देखो ये कैसे वियोजित होगा HCl, जल में घोलेंगे तो इसका वियोजन होगा। HCl का वियोजन कैसे होगा, H+ निकलेगा, बाकी क्या बचा जी, Cl, ये पूरा एक ही साथ रहेगा और इसके ऊपर कैसा आवेश आएगा, ऋणावेश। क्यों? क्योंकि H के ऊपर प्लस आया तो इसके ऊपर माइनस, जाहिर सी बात है आना, आवेश बराबर होना चाहिए। दूसरा देखो CH3COOH, इसका बताओ क्या बनेगा, इसमें तो H+ निकलेगा, कई तो ऐसे दिख रहा है हमको, तो 4H+ बाहर निकलेगा नहीं, यह खाली एक ही H+ देता है। एक बात और ध्यान में रखना कि ऑक्सी अम्ल अर्थात जिनमें ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है, तो ऑक्सी अम्लों से वही हाइड्रोजन बाहर निकलता है जो ऑक्सीजन से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, ऑक्सीजन से। अब देखना ध्यान से, इसकी संरचना बना देते हैं। CH3 कार्बन कितना बंध बनाता है, 4 बनाता है, कार्बन हमेशा 4 बंध बनाता है, तो एक सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, CH3 था ना, 3 तो उसने बना लिया, एक उसका बचा हुआ है, तो उसके सामने कौन दिख रहा है, कार्बन से बनाएगा। किससे बनाएगा, कार्बन से, ठीक है। अब देखना इस कार्बन के अभी कितने बचे हुए, कार्बन 4 बनाता है ना, तो इसका एक इधर बन चुका है, 3 बचे हुए। ये मत सोचना कि इसमें गिन लिए तो इसमें ना गिने, ठीक है, इसमें भी गिना जाएगा उसको। तो इस कार्बन ने एक बना लिया, कितने बचे इसके, 3 बचे। उस कार्बन के सामने क्या दिख रहा है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बनाता है डबल बॉन्ड, 3 पूरे हो गए, एक बचा ना। दूसरा ऑक्सीजन को अगर डबल बॉन्ड से जोड़ दिए तो गलती की है, क्योंकि 5 हो जाएगा, 2 ये 2 ये 1 ये दिखाई दे रहा है, लेकिन हमको कितना करना है, 4 ही करना है। तो क्या इसी को मिटा दें, इसको मिटा दे तो गलत हो गया, पूरा अलग हो जाएगा। इसको एक को मिटाओ ना, एक को बचा रहेगा। तो इस ऑक्सीजन का एक कम हो गया, उसको किससे पूरा करते हैं, हाइड्रोजन से। तो अब तुम इसमें देख सकते हो कि 4 हाइड्रोजन हमारे पास जो है, उसमें से कौन सा हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, केवल ये वाला दिखाई दे रहा है। तो बाहर बस यही निकलेगा, बाकी नहीं निकलेंगे। ऑक्सी ऋणायनों की ये खासियत होती है, ऑक्सी ऋणायनों का ये गुण होता है, अर्थात जो ऑक्सी अम्ल होते हैं, ऑक्सी अम्ल का मतलब जिन अम्लों में ऑक्सीजन होता है उन्हें हम ऑक्सी अम्ल कहते हैं। तो ऑक्सी अम्लों में वही हाइड्रोजन बाहर निकलता है जो ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, ठीक है। तो कौन सा जुड़ा हुआ है, ये वाला, अर्थात निकलेगा बस एक ही, बाकी के सारे एक साथ रहेंगे। कैसे, CH3COO एक साथ रहेगा और H+ बाहर निकल जाएगा, तो इसके ऊपर कितना आवेश आएगा,
ऋणावेश, अर्थात इसको इस तरह से दिखाएंगे CH3COO पे माइनस, उसके बाद प्लस H प्लस, इसी को बोलते हैं एसीटेट आयन। क्या बोलते हैं? एसीटेट आयन। क्यों एसीटेट बोलते हैं? एसीटिक अम्ल से बना है ना, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल से बनता था तो उसे सल्फेट आयन नाम दिए। क्यों जरूरी है? क्यों? हमारा एक माना मनाया नियम है कि यौगिक लिखते समय H को पहले लिखते हैं, मतलब धनायन को पहले लिखते हैं, ऋणायन को बाद में लिखते हैं। ये बस केवल माना गया नियम है, सार्वभौमिक सत्य नियम नहीं है कि सूर्य पूरब से उगता है तो बस इसमें धनायन पहले ही लिखा जाएगा। ठीक है ना? कार्बनिक अम्ल तुमको जितने भी मिलेंगे, हो गया ना, लगभग सभी अम्लों में हाइड्रोजन आयन बाद में लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है? कि उनका जो ऋणावेशित भाग होता है काफी बड़ा होता है। अब इसको ऐसे लिखें हम HCH3CO, कौन होता है लिख रहा है HCH3CO, पता चला ज्यादा जोश में आगे कर दिए तो कार्बन इसी हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, दिखाई दे रहा है, तो इसके पास क्या मिलेगा? इसका मतलब कोई हाइड्रोजन ही नहीं है उसके पास। जब कोई हाइड्रोजन ही इसका निकालेगा, लड्डू निकालेगा, ऐसा तो है नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है कार्बनिक अम्लों में बाद में लिखा जाता है। ठीक है, ये ध्यान देना। चलो जो इसको देख लिए, अगला वाला देखो HCOOH। अब इसमें तनिक बता दो तो कौन सा निकलेगा? ये वाला कि ये वाला? लास्ट वाला निकलेगा, क्योंकि वही ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। ध्यान दे रहा है? क्या हो गया इसमें? HCOO पे माइनस एक साथ रहेगा और H प्लस। तो ये बात को ध्यान में रखो कि आवश्यक नहीं कि धनायन हमेशा पहले ही हो, धनायन बाद में भी हो सकता है। ये तो हमारा एक माना गया नियम है कि जिससे हम नाम पढ़ लें आसानी से। नाम पढ़ते हैं सोडियम क्लोराइड, पढ़ते हैं ना, सोडियम क्लोराइड पढ़ते हैं। तो सोडियम धनावेश होता है, क्लोराइड ऋणावेश होता है। तो नाम हम पहले धनायन का पढ़ते हैं, बाद में ऋणायन का पढ़ते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं? पहले धनायन लिखते हैं, बाद में ऋणायन लिखते हैं। लेकिन क्या नाम पढ़ने से हमने कह दिया वो सार्वभौम सत्य हो गया? नहीं, अम्लों का नाम हम ऋणायन के आधार पर देते हैं। अम्लों का जो नाम होता है हम ऋणायन के आधार पर देते हैं। H2SO4 का नाम क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। उसमें कहीं हाइड्रोजन आया? नहीं आया। HNO3 नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रोजन से बना ना, ऋणायन के आधार पर लिखा गया। उसके बाद से इसको देखो तुमने, CH3COOH एसीटेट आयन से बना ना, एसीटिक अम्ल नाम दिया। ये फॉर्मेट आयन है, फॉर्मेट। 8 लगा देंगे अंत में हम, हाइड्रोजन आयन निकालने के बाद जो ऋणायन बचा उसमें 8 लगा दो, हो गया काम। फॉर्मिक अम्ल से हटाओ तो फॉर्मेट बन गया। तो ये फॉर्मेट से बना, इसलिए इसका नाम फॉर्मिक अम्ल दिया गया। ये ध्यान देना। तो अम्लों का जो नाम होता है वो ऋणायन के नाम पे लिखा गया है। तो ये मत ध्यान देना कि हाइड्रोजन पहले है कि बाद में, कहीं भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। बस वो ऑक्सीजन से जुड़ा है तो बाहर निकलेगा, अगर ऑक्सीजन से नहीं जुड़ा है तो बाहर नहीं निकलेगा। ये ध्यान देना। ये ऑक्सी अम्लों का गुण होता है, तो इसका आयनन लिख सकते हो तुम लोग। ऐसे ही अम्लों का आयनन करते हैं। क्या? हाँ, तो अरे पहले वाले में CN के ऊपर माइनस आया, S के ऊपर प्लस आया, उसमें तो ऑक्सी अम्ल नहीं है। वो ऑक्सी अम्ल में अगर ऑक्सीजन होता तब पता चलता उसमें ऑक्सीजन है क्या? नहीं है, तो ऑक्सी अम्ल का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, वहां पे ऑक्सी अम्ल की चर्चा ही नहीं उठेगी। उसमें सीधे सीधे ध्यान में रखना है, जो यहाँ से दिख रहा है वो बाहर निकल जाएगा, बाकी के बच्चे CN वो एक साथ रखते हैं। CN साइनाइड आयन होता है, नाम सुने होंगे पहले, CN के ऊपर माइनस साइनाइड आयन। हमने देखा कि H2SO4, यहां पे हमारी चर्चा बढ़ी, हमको देखना पड़ा ऑक्सीजन। हमने तुमको पीछे H2SO4 पढ़ाया, HNO3 पढ़ाया, कहीं पे ऐसा सवाल ही नहीं पैदा हुआ कि हम देखें कि कौन ऑक्सीजन से जुड़ा है तो बाहर निकलेगा। लेकिन रूल वहां भी वही था। यहाँ पे क्यों परेशानी बढ़ गई? क्योंकि वहां पे एक्स्ट्रा हाइड्रोजन थे, लेकिन सारे के सारे बाहर नहीं निकले थे। तो यहाँ पे हमारे पास कितने हाइड्रोजन? 4 हाइड्रोजन थे, लेकिन निकला एक ही, इसलिए हमको थोड़ा सा दुविधा उत्पन्न हो गई।
तो हमको समझना पड़ा यहाँ पे कि ऑक्सी अम्ल है और जो ऑक्सीजन से जुड़ा होगा वही बाहर निकलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से जब हम H2SO4 की चर्चा करते हैं तो हम देख के लिख देते हैं कि हाइड्रोजन आयन है, 2 ठो लिख दिए, उसके बाद से SO4 पे 2 माइनस आयन सल्फेट आयन इसको लिख दिए, हो गया, ये हमने लिख दिया ऐसे। क्या? अरे गधा, एस के नीचे 2 नहीं लिखा है तुमको? जो नीचे वाली संख्या वो सामने ही तो आती है। H2 लिखने का अर्थ क्या है? H2 अणु है। क्यों 4s2 -3? पूरे के नीचे 4 लिखा गया, ये ऐसे लिखा गया तो कैसे बाहर आ सकता है? तुम बताओ। अभी तुमको हम कहें कि तुम दोनों लोगों से हम 5-5 रुपया लेना चाहते हैं, तुम्हारे पास 5 रुपया ही नहीं, इसके पास 5 रुपया है, तो कहेगा हम अकेले ही कहेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान दिया है ना, अकेले तो देगा नहीं, जब दोनों देंगे तभी देगा। इसका मतलब क्या 4 को बाहर लेके चले जाए? वो नहीं आ सकता। उसमें ऑक्सीजन की मात्रा 4 है, सल्फर तो एक ही है, सल्फर अकेले चारों ऑक्सीजन को संभाल रहा है, इसलिए वो चारों ऑक्सीजन नीचे ही रहेंगे वहां पे। यहाँ पे हाइड्रोजन अकेला था, इसलिए उसकी संख्या सामने चली आई है, ध्यान दिए रहना। तो अब देखो यहाँ पर तो हमको दिख गया कि 2 हाइड्रोजन हमने निकाल दिया, कोई परेशानी नहीं हुई। क्यों परेशानी नहीं हुई? क्योंकि यहाँ पे कोई घाटा ही नहीं हुआ हमको। नियम तो हमारा वही लगा था अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन हमने उसको समझा नहीं, हम केवल ये जान लिए कि हाइड्रोजन था, बाहर निकल गया। अब अगर इसको हम समझें तो इसकी संरचना पे चलना पड़ेगा हमें। ये सल्फर, ठीक है, सल्फर बनाता है 6 बंध, चाहे 2 बंध बनाएगा चाहे 6 बंध बनाएगा, ये ध्यान देना। तो सल्फर जब अपने अष्टक का विस्तार करता है, अभी अष्टक का विस्तार करना क्या है ये थोड़ा हम लोग आगे समझेंगे। अभी जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, या 9 में पढ़े होगे कुछ अष्टक नियम, अगर पढ़े होगे तो विस्तार भी पढ़े होगे, उसका नहीं पढ़े? चलो तो आगे पढ़ेंगे, बस यहाँ पे ये जानते रहो कि सल्फर जब अपने अष्टक का विस्तार करता है, अष्टक माने 8, ठीक है। तुमने अभी जब पढ़ा ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जब तुम लोग को पढ़ाए हैं, तो जब हम उसको बोहर-बरी के नियम में बदल रहे थे तो हम देख रहे थे हमें बाहरी कोश में कुछ इलेक्ट्रॉन मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था? तो अष्टक नियम ये कहता है कि कोई भी तत्व का जो परमाणु होगा अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। कोई भी जो तत्व का परमाणु होगा अपने बाहरी कोश में कितना करना चाहता है? 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। सल्फर का होता है 16, अगर तनिक लिख के बताओ तो क्या होगा? सल्फर का 16 का बोहर-बरी नियम से देखें तो 2, 8, 6 होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। नहीं समझ में आता है तो वही आप बाउ नियम वाला 1s2 2s2 लिख लो, उसके बाद जोड़ लो उसको, लेकिन ये छोटा है, हमको पता चल जाएगा कितना होगा, 2, 8, 6। अब देखो इसके बाहरी कोश में तुमको कितना दिखा? 6। तो अष्टक नियम कहता है इसको 8 करना है, कितना चाहिए? 2 बंध बना लेगा, उसका 8 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सल्फर क्या करता है? अपने अष्टक का विस्तार भी कर लेता है। अष्टक का विस्तार करते समय जितने इलेक्ट्रॉन उसके बाहरी कोश में होते हैं उतना बंध बना लेता है। अर्थात जब कोई भी तत्व का परमाणु अपने अष्टक का विस्तार करता है तो वह अधिकतम अपने बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितना बंध बना सकता है, अधिकतम अपने बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितना बंध बना सकता है, ठीक है। कब की बात है? जब अष्टक का विस्तार करेगा तब। तो अष्टक का प्रसार करेगा, फैलाएगा अपने अष्टक को, 8 से ज्यादा करेगा। अष्टक फैलाने का अर्थ है 8 से ज्यादा। अगर इसको 8 करना होता तो केवल कितने की जरूरत होती? 2 की। लेकिन जब ये अपने अष्टक का विस्तार करता है तो 6 ले लेता, और 6 से कितने हो जाते हैं? 12 हो जाते हैं। तो ये 8 ज्यादा हो गया ना, तो अष्टक का प्रसार हो गया, फैलाव हो गया, स्प्रेड हो गया, ठीक है। अब देखो यहां पे अगर अष्टक नियम से बनाते हैं इसकी संरचना तो केवल 2 बंध बनाएंगे, क्योंकि 2 ही चाहिए। अष्टक का प्रसार करके बनाएंगे तो 6 चाहिए। तो वही अष्टक का प्रसार नहीं करेंगे तो हमको कुछ सहसंयोजी बंध बनाना होगा, जो हमारे लिए समझने में परेशानी होगी। इसलिए हम प्रसारित अष्टक से इसकी संरचना बनाते हैं। किस अष्टक से? प्रसारित अष्टक से। तो सल्फर को कितना बंध बनवाया जाएगा? 6 बंध बनवाया जाएगा। अब कैसे बनाएगा? देखो 4 ऑक्सीजन है ना, एक ऑक्सीजन कितना बंध बनाता है? 2 बंध बनाता है। अभी यहाँ वाले ने समझाए
एक ऑक्सीजन को 2 की जरूरत है, वो भी कैसे तुम्हें पता चलेगा? ऑक्सीजन का होता है 8 होता है ना, बोर-वाली नियम से लिखो तो 2,6 होगा। तो 6 है, कितने की जरूरत है 8 करने के लिए? इसको 2 की जरूरत है, इसलिए ऑक्सीजन 2 बंध बनाता है। ठीक है, ऑक्सीजन अपने एस्टर का प्रसार नहीं करता, इसका भी कारण है, वो सब यहां पे मत जानो। तो सल्फर पहले 2 बंध ऑक्सीजन से जोड़ दो तुम, दिखाई दे रहा है? चारों ऑक्सीजन हमने जोड़ दिया, लेकिन कितने बंध हो गए सल्फर के? 8 हो गए ना, तर्क संगत तो नहीं है। कितना करना है? 6 करना है, तो कोई एक मिटा दो, तब तो ऑक्सीजन निकल के भाग जाएगा। इसीलिए हम एक ही मिटाएंगे ना, तो अभी एक मिटाएंगे तब तो 5 ही हुआ। एक और कम करना है तो किसी एक को और मिटा दो, मिटा दिए। लेकिन मिटाने के कारण क्या हुआ? ऑक्सीजन का बंध कम हो गया ना, ऑक्सीजन का बंध कम हो गया, दिख रहा है? ऑक्सीजन कितना बनाता है? 2 बनाता है ना, 2। तो 2 बनाना है उसको, कैसे बनाएगा? बचा हुआ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 1 बनाता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 ही है। तो क्या ये अष्टक पूरा करने के लिए 7 खोले लेगा? ऐसा इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर सकता, 3 से ज्यादा ग्रहण नहीं कर सकते ये सब। तो क्या होता है, इसके पास का जो अक्रिय गैस है कौन सी है? हीलियम, जिसका होता है परमाणु क्रमांक 2। तो इसलिए ये 1 लेके 2 कर लेता है अपना, अर्थात हाइड्रोजन कितना बंध बनाता है? 1 बंध बनाता है। अरे 1 तो है ये, उसके पास 1 का ही, तो 2 हो जाएगा ना उसका, तो 2 कहां बनाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन है, तो कोई कहेगा तुमको 2 रुपए दे दें हम, तुम्हारे पास 1 रुपया, उसको पता है कि तुम 1 ही रुपया उसको वापस कर सकते हो, तो वो तुमको 2 रुपये उधार क्यों देगा? जब उसको तुम्हारी हैसियत पता है कि तुम उसको 1 ही रुपया उधार दे सकते हो, वो तुमसे 2 रुपया मांग के अपना इज्जत तो खराब करेगा नहीं। कहते हैं हमको 2 रुपया दे दो, कहोगे नहीं भाई हमारे पास 2 रुपया नहीं, 1 रुपया ले लो। तो हाइड्रोजन के पास 1 ही है, इसलिए 1 ही बंध ये बना सकता है। तो 1 बनाया इधर और 1 बनाया इधर, हो गया ना। अब देखो यहां से देख सकते हो कौन सा हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, केवल ये वाला या केवल ये वाला? दोनों निकलेंगे, क्योंकि दोनों ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं, दिखाई दे रहा है? तो इसीलिए हमको यहाँ पे कोई परेशानी नहीं हुई। दिखाई दिया? यहाँ पे परेशानी क्यों हुई? क्योंकि ज्यादा ऑक्सीजन थे, ये ज्यादा हाइड्रोजन थे, उसमें से 1 ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा था, इसलिए परेशानी हुई। यहाँ पे क्या हुआ, जितने हाइड्रोजन थे सब जुड़े हुए थे ऑक्सीजन से, इसलिए हमको परेशानी नहीं हुई, गलती नहीं हुई, हमने सीधे सीधे लिख दिया। ठीक है, तो ऑक्सी अम्लों में जो होता है हाइड्रोजन वही बाहर निकलता है जो किससे जुड़ा होता है? ऑक्सीजन से जुड़ा होता है। और ऑक्सी अम्ल किसे कहते हैं? जिनमें ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान देना। तो ये वाला लिख लिए हो, यहां से तुम्हारा दुर्बल अम्ल भी हो गया। तो अब तो हमारे पास हो गया अम्ल, हो गया अम्ल का प्रकार, हो गया। अब हमें अम्ल का भौतिक गुण पढ़ना है, फिर अम्ल का रासायनिक गुण पढ़ना है, फिर अम्लों की पहचान का नियम पढ़ना है। जैसे हम लोग सूचक का प्रयोग करते हैं, 8वीं पढ़े होंगे ना सूचक, जैसे पीएच सूचक, पीएच पेपर, फिनाफ्थलीन भी एक सूचक था, मिथाइल ऑरेंज भी एक सूचक था, गुड़हल की पत्ती जो थी वो भी एक सूचक था। तो इन सब के बारे में हमको आगे अध्ययन करना है। और एक पीएच मान पढ़ेंगे, पीएच मान, ठीक है, तो उसको भी हमको पढ़ना है। तो पहले अब शुरू करते हैं। नीचे एक इंडिकेट पॉइंट लिख लो, तब शुरू करते हैं। इंडिकेट पॉइंट, कुछ प्रमुख अम्लों के जलीय विलयन में, कुछ प्रमुख अम्लों के जलीय विलयन में, कुछ प्रमुख अम्लों के जलीय विलयन में इनकी आपेक्षिक प्रबलता का क्रम निम्न प्रकार है। इनकी आपेक्षिक प्रबलता का क्रम
निम्न प्रकार है। आपेक्षिक निरपेक्ष किस माने होता है? क्रम निम्न प्रकार है। देखो क्या क्रम है। सबसे पहले आता है HCl, फिर आता है HNO3, फिर आता है H2SO4, उसके बाद तुम्हारा आता है CH3COOH, उसके बाद आता है H2CO3, सबसे लास्ट में आता है HCl। ये इसलिए लिखवा रहा है क्योंकि कभी कभी क्या करता है कि 2-3 अम्ल दे देगा, बोल देगा इनको प्रबलता के घटते क्रम में लिखो, तो इनको याद रखे रहना कि अगर हमारे पास 3 प्रबल अम्ल है, एक HCl हो गया, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, तो किसकी प्रबलता सबसे अधिक होगी? HCl की सबसे अधिक है, HNO3 की उससे कम, H2SO4 की सबसे कम है। ठीक है। उसके बाद के 3 जो है हमारे दुर्बल अम्ल है, एक एसिटिक एसिड हो गया और दूसरा है कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक अम्ल, जो हमने संक्षारण पढ़ते समय पढ़ा था इसको। उसके बाद से लास्ट वाला है हाइड्रोसायनिक अम्ल या कहें सायनिक अम्ल। तो 3 इसमें प्रबल है, 3 इसमें दुर्बल है। 3 प्रबल वाले का क्रम है, 3 दुर्बल वाले का क्रम है। हो गया। नीचे एक और इंडिकेट हेडिंग लिख लो, हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम हाइड्रोनियम आयन HYDRONIUM, हाइड्रोनियम आयन। हो गया। तो लिखो, जब अम्ल को जल में घोला जाता है, 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 हो गया। तो प्राप्त H+ आयन, प्राप्त H+ आयन, प्राप्त H+ आयन अपने छोटे आकार के कारण H2O अणु से जुड़कर, H2O अणु से जुड़कर H3O के ऊपर प्लस, H3O के ऊपर प्लस आयन बना लेता है। आयन बना लेता है। हो गया। जिसे हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, जिसे हाइड्रोनियम आयन कहते हैं।
अब इसमें तुम देख सकते हो HCl एक अम्ल है, इसको जल में घोला गया तो इसने H+ दिया और Cl- दिया, तो जो H+ है उसने H2O से क्रिया किया और H3O के प्लस आयन बना दिया। ऐसा हमने कल समझा था। ये अम्ल की आधुनिक परिभाषा है ना। ये अम्ल वे होते हैं जो जल में घोलने पर हाइड्रोनियम आयन देते हैं। क्या देते हैं? हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोनियम आयन तुमसे पूछा जा सकता है तो लिख दो। पूछा क्या जाएगा? हाइड्रोनियम आयन की संभावना ज्यादा पूछेंगे नहीं है। हो गया? कौन सा दूसरा? उसमें कौन सा हम पहाड़ तोड़ दिए कि नहीं समझ में आया? अरे यह था जाके जुड़ गया तो 2 से 3 हो गया, जो प्लस इस पे लगा था पूरे पे प्लस लग गया। कौन सा खतरनाक काम कर दिए इसमें? जोड़े ही तो है। जैसे 2 3 जोड़ो 5 आता है, वैसे हम एस में H2O जोड़ दिया तो H3O आ गया, उसके ऊपर प्लस लगाया तो प्लस लग गया। ऐसा तो है नहीं कि हमने कुछ अलग से तोड़ा अलग से लाया, सीधा योग हुआ है। ध्यान देना, उसमें देखो परिभाषा में तुमको समझ में आ जाएगा कि जो H+ आयन होता है अपने छोटे आकार के कारण H2O के एक अणु से जुड़ जाता है। जुड़ जाना मतलब योग हो जाना ना, संयोजन अभिक्रिया हो गई। यहाँ पे हुआ कुछ हुआ नहीं है, बस H गया इसके पास, तो H एक था, यहाँ पे 2, 2 एक कितना हो गया? 3, ऑक्सीजन एक बचा हुआ H3O हो गया। क्योंकि इसके ऊपर प्लस था तो प्लस तो कहीं ना कहीं जाना ही है, पूरे के ऊपर हमने प्लस दिखा दिया, H3O के ऊपर प्लस। ठीक है, ये ध्यान देना। चलो अब लिखो आगे। अम्लों के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टी PHYSICAL, PHYSICAL, फिजिकल प्रॉपर्टी PROPERTIES कर लेना, प्रॉपर्टीज TIES, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड ACIDS। हो गया। अब हम लोग के भौतिक गुण में पहला नंबर देखो, सभी अम्ल स्वाद में खट्टे और जल में विलेय होते हैं। सभी अम्ल, पहला नंबर है, सभी अम्ल स्वाद में खट्टे और जल में विलेय होते हैं। कोई एनसीईआरटी वाली बुक रखते हो साइंस की? सभी अम्ल स्वाद में खट्टे और जल में विलेय होते हैं। ले आओ, ले। दूसरा नंबर देखो, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। हो गया। अगला नंबर, अम्ल संक्षारक प्रकृति वाले होते हैं। अम्ल संक्षारक, क्या था उसका?
करेसिव था ना शायद, संक्षारण जब पढ़े थे करेशन, तो करेसिव रहेगा, करेसिव। अम्ल संक्षारक प्रकृति के होते हैं या वाले होते हैं। हो गया, संक्षारण क्या पढ़े थे? तो वहां पे क्या था, मतलब हमने वहां पे एक चीज तुमको बताया था, हमने कहा था संक्षारण एक सामान्य प्रक्रिया है जिसमें कोई भी पदार्थ नष्ट होता है, तो ये भी संक्षारक प्रकृति की है। संक्षारण माने नष्ट होना, संक्षारक जैसे हमने ऑक्सीकरण माने ऑक्सीकरण होना पढ़े थे, ऑक्सीकारक क्या पढ़े थे? ऑक्सीकरण करने वाला, तो ये संक्षारक है अर्थात संक्षारण करने वाले। ये करेसिव हुए अर्थात करेशन करने वाले हैं, तो ये संक्षारण करेंगे। किसका करेंगे? हमारी त्वचा का संक्षारण कर देते हैं। नहीं, सभी नहीं, वो तो हमारा जो दुर्बल है वो नहीं करेंगे, करेंगे वो भी धीरे धीरे, ध्यान देना, वो भी धीरे धीरे करेंगे, लेकिन उनकी प्रक्रिया बहुत धीरे होती है, जो हमको पता नहीं चलती है, साल भर में होती है, 2 साल में होती है। अभी देखो, जिस डिब्बे में सिरका रखा जाता है वो धीरे धीरे खराब हो जाता है, अब 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल में खराब होता है, क्योंकि उसकी प्रक्रिया बहुत धीमी है, वो दुर्बल आता है, उसमें वैसे भी इतना पानी मिला दिए होते हैं कि उसका कोई तत्व ही नहीं रह जाता है। वही चीज ना, मतलब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अब 4 साल में हुआ तो हम उसकी प्रक्रिया नहीं समझ पाए ना कि ऐसे खराब हुआ है। अभी वही एसिड होता, अभी देखो हम लेके गए थे एसिड पक्का साफ करने के लिए, जिस बोतल में रखा हुआ था उसको हमने एक बार सुई से छेद करके निकाल दिया और 2-3 बार इस तरह से दबाए थे, रख दिए। 3 दिन के बाद हमने देखा डिब्बा वहां से फट चुका था, जबकि वो पूरी तरह से ये प्रबल अम्ल नहीं था, उसमें तो तेजाब की बहुत कम मात्रा थी, पानी की ज्यादा मात्रा थी, फिर भी उसने उस डिब्बे को खत्म कर दिया मुश्किल से 3 से 4 दिन में। अब सोचो अगर उस प्लास्टिक के डिब्बे में पूरा तेजाब ही रखा होता तो क्या होगा? अभी जो तुम्हारी बैटरी होती है अगर उसमें केवल तेजाब रख दे तो क्या होगा? बैटरी में जो पानी भरा जाता है वो H2SO4 ही होता है, लेकिन पूरी तरह से H2SO4 नहीं होता है। H2SO4 की मात्रा उसमें नाम मात्र की होती है। जो बैटरी का पानी लेके जाते हो डालने के लिए बैटरी में, वो केवल पानी होता है, उसमें बहुत थोड़ी मात्रा में 1 या 2 बूंद अम्ल डालते हैं, या तो जरूरी भी नहीं है कि अम्ल डालो उसमें। जो फिल्टर का पानी तुम्हारा होता है, फिल्टर पानी पीते हो उसको बैटरी में डाल सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, बस उसमें गंदगी ना हो, क्योंकि उसमें H2SO4 पहले से ही पड़ा हुआ है। 38% H2SO4 बैटरी में डाल के बनाया जाता है। वो बैटरी बन के तैयार हो चुकी है, उसमें तुम पानी डालते जाओ, बैटरी चलती जाएगी, बैटरी में दोबारा तुमको अम्ल डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुमने उसमें ज्यादा अम्ल डाल दिया तो अम्ल की सांद्रता अधिक हो जाएगी, और जब सांद्रता अधिक हो जाएगी तो अम्लों को चलने में परेशानी होगी, जिससे बैटरी काम करना धीमा कर देगी। अभी तुम ही सोच लो, कमरे में यहाँ पे 4 लोग हैं, वो आसानी से चल फिर सकते, दौड़ सकते, 100 लोग को ठूस दे कैसे इसमें दौड़ो, आराम से दौड़ ले, नहीं दौड़ पाएंगे। तो आयनों की अधिकता होने के कारण ही आयनों को चलने में क्या होती है, परेशानी होती है। इसलिए बैटरी का पानी क्या होता है, शुद्ध पानी होता है, फिल्टरेट पानी होता है। उसको चाहो तो फिल्टर पानी 5 लीटर करो अपने प्योरिट से, डिब्बे में भर के 50 रुपए में दो, लेवल लगा, बैटरी का पानी है, ठीक है। ये ध्यान देना, कमाई का अच्छा धंधा होता है ये। उसमें करते क्या है, तुमको दिखाएंगे कि इसमें अम्ल पड़ा हुआ है। अम्ल कैसे डालते हैं, जो खराब बैटरी पाते हैं ना 40-50 रुपए में खरीद के, उसी का निकाल के उसी में मिला देते हैं, थोड़ा बहुत काम हो जाता है, जिससे थोड़ा अम्ल लगने लगता है कि हाँ इसमें अम्ल मिला हुआ है, वास्तव में कोई अम्ल नहीं मिलाते। ऐसे लोकल लोग बनाते, फिल्टर पानी करके भर के देते हैं, बस केवल डिब्बे का पैसा लगता है, 10-15 रुपए डिब्बा आता है, पानी तो फ्री में मिल रहा है। फिल्टर मशीन लगाए, अपना पानी बेच रहे हैं, उसी को साफ करके दे दिए, समझ गए। थोड़ी को आगे हाँ तो लिखिए, इसमें संक्षारक प्रकृति के होते हैं, अर्थात फिल्टर वाले पानी करंट नहीं है, फिल्टर वाले पानी करंट नहीं आएगा। फिल्टर का पानी सभी आयन को खुद निकाल देता है। अभी देखे होंगे जब हेममालिनी प्रचार करती है केंटारो का, उसमें बोलती हैं कि मतलब निकाल देगा, लेकिन कैल्शियम आयन मैग्नीशियम आयन बचे रहेंगे जो हमारे लिए आवश्यक है। तो आयन तो बचा हुआ है,
चलेगा तो मार के बताएगा तुमको कब मारेगा नहीं मारेगा। प्रचार देखो तो ये नहीं कि मतलब प्रचार देखो खाली पानी पीना और प्रचार बता रहे देखो, उसमें देखा करो कुछ साइंटिफिक चीजें भी बताते हैं। ठीक है, ध्यान देना। शुद्ध करने का मतलब नहीं, शुद्ध करने का मतलब उसमें जो अनावश्यक तत्व है उनको निकाल देता है, लेकिन जो आवश्यक तत्व है उनको रखे रहता है। अर्थात कुछ आयन फिर भी उसमें रहते हैं। अगर आयन न हो तब तुम्हें करंट नहीं मारेगा, तब करंट पास नहीं होगा, लेकिन आयन पड़े रहते हैं उसमें, ये करंट तो मारेगा। चलो देखो कहां तक लिखे। हाँ, अर्थात इनकी क्रिया से, अर्थात इनकी क्रिया से, अर्थात इनकी क्रिया से कपड़ा, कागज, लकड़ी, त्वचा आदि नष्ट हो जाते हैं। कपड़ा, कागज, लकड़ी, त्वचा आदि नष्ट हो जाते हैं। कुछ धीरे धीरे नष्ट करते हैं, कुछ तेजी से नष्ट करते हैं। जो धीरे धीरे करेंगे उन्हें हम दुर्बल अम्ल कहेंगे, जो तेजी से करेंगे उन्हें हम प्रबल अम्ल कहेंगे। तो इसके लिए हाथ पे रख के दोनों चेक कर लेना। हाइड्रोजन जब द्रव अवस्था में आता है तो एक अच्छे ईंधन का काम करता है, समझ गए। वैज्ञानिक इस पर काम कर रहे हैं कि कुछ समय के बाद जो वायुयान में फ्यूल प्रयोग होता है वो हाइड्रोजन ईंधन ही प्रयोग हो, क्योंकि हाइड्रोजन ईंधन प्रयोग करने से वायु प्रदूषण की समस्या खत्म हो जाएगी। और 2050 तक वैज्ञानिकों ने लक्ष्य रखा है कि हम जो वायुयान के ईंधन होते हैं उनको प्रदूषण मुक्त बना देंगे, समझ गए। हाइड्रोजन ईंधन से कोई हानिकारक गैस नहीं निकलती है, लेकिन उसको द्रव अवस्था में सुरक्षित रखना बहुत मुश्किल काम होता है। क्यों? क्योंकि द्रव अवस्था में आने के बाद वो अत्यधिक ज्वलनशील हो जाता है और विस्फोटक हो जाता है। अगर थोड़ा सा भी उसमें आग लग गई तो उसके बाद तुरंत विस्फोट कर देगा, इसलिए ज्यादा परेशानी होती है। तो अभी इसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, कभी खतरा हो गया तो परेशानी बढ़ जाएगी। प्रयोग चल रहा है, अगर कुछ सिस्टम बना लिए तो करेंगे। अभी कुछ कुछ मात्रा में 5%, 7% मिला के प्रयोग कर रहे हैं, धीरे धीरे और आगे बढ़ाएंगे उसको। चलो, ये हो गया ना अम्लों के भौतिक गुण। अब हेडिंग लिख लो, अम्लों के रासायनिक गुण। अम्लों के रासायनिक गुण। रॉकेट में प्रयोग करते हैं, रॉकेट में भी इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि वहां पे इसके जलने से अत्यधिक ऊर्जा निकलती है ना। चलो ठीक है, बाकी चीजें कल होंगी। अब रासायनिक गुण कल पढ़ेंगे।